अच्छा, ये है चैप्टर 5। इसमें इंटरनेट और उससे रिलेटेड टॉपिक हैं एंड यूजेस। ये मेन है द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, ये डिस्कस होगा। फिर डिजिटल करेंसी है, फिर साइबर सिक्योरिटी, ये तीन है। काफ़ी थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बताया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली आप इसके इंटरनेट के यूजर्स हैं। ठीक है, इंटरनेट कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क को। या कैसा नेटवर्क? कि बहुत सारे नेटवर्क है एक नेटवर्क। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एसेंशियली अ कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ टेंजिबल एंटिटी। टेंजिबल एंटिटी का मतलब है कि इसको आप टच नहीं कर, ये नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, एक माइंड सेट है कि वर्ल्ड में इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, या दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ये ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, तो बेसिकली अब इस इंटरनेट को चल अब इंटरनेट किस चीज बेस करता है? इट रिलायज ऑन अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर that enable connectivity between various networks and devices worldwide। यानी ये आपका कंप्यूटर है, फर्ज कर लें, ये आप कनेक्ट हैं डिवाइस के साथ, ये स्विच है। ठीक है, ये स्विच आपका बेसिकली कनेक्टेड है आईएसपी के साथ। आईएसपी वो कंपनी है जो आपको सर्विस दे रही है इंटरनेट की। ये आईएसपी इंटरनेट से कनेक्ट आपका लिंक कर देती है। एक आईएसपी दूसरी आईएसपी से कनेक्टेड होती है, काइंड ऑफ दैट। इस तरह आपके साथ डेटा आ रहा होता है। ठीक है, आप तक जो डेटा पहुंचने में काफ़ी काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के वो पहुंचता है। ठीक है ना, रिलायज ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं जो मेक श्योर करते हैं कि डेटा आप तक आ जाए। फिर है द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। डब्ल्यू ये एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, और वो आपको कनेक्ट कर देता है उस वेबसाइट से जिसका आप कनेक्ट हैं। एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। तो डब्ल्यू इस इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है आपके पास कोई ना कोई वेब सॉफ्टवेयर हो, वेब ब्राउज़र हो। लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो गूगल क्रोम है। ठीक है, अब यहाँ बताया हुआ है डब्ल्यू कंप्राइजेज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड ऑपरेट ऑन द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपको पता होना चाहिए प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स जिसको आप फॉलो करते हैं, यानी कुछ रूल डिफाइन होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, देन यू बिकम पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। तो बस यूँ समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर दो ही चीज़ें, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर। इसका मेन पर्पस होता है कि ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाएगा उसी पर्पस को वो परफॉर्म करेगा। जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है, ये आपको एक्सेस देता है उस वेबसाइट तक जिस वेबसाइट को आप ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे hotmail.com। अब ये कह रहे हैं इंटरनेट इज ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर while www is the way to access information using the internet। यानी www जब भी यूज होगा जब इंटरनेट एक्टिव होगा। ठीक है, और इस www इन्वायरमेंट को यूज करने के लिए आपके पास वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। उस वेबसाइट को आप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल की होगी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको एक तरह पढ़ लो, फिर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जी असरा, जस्ट गो थ्रू।
जी, इस वेबसाइट इस स्लाइड में अगर कोई इश्यू तो मुझे बताएं ताकि हम आगे बढ़े। अगर आपको डब्ल्यू कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंटरनेट क्लियर है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर आपको क्लियर है? लेट मी नो। ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंस दिया हुआ है इंटरनेट का और डब्ल्यू का। क्विकली इसको गो थ्रू करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, इंटरनेट के बारे में दिया, यूजर कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल। सो यू आर द यूजर ऑफ इंटरनेट, यू नो दैट आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल रिसीव कर सकते हैं। और यूजिंग इंटरनेट यू कैन एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब, इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वजह से आप दुनिया भर के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। ये भी आपको पता है, अलाउ ऑनलाइन चैटिंग वाया टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, यू नो दैट। अच्छा, मेन चीज़ होती है टीसी प्रोटोकॉल, मेक यूज ऑफ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आपका इंटरनेट जो कनेक्ट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो इस इन दो प्रोटोकॉल की वजह से होता है। ये कंबाइंड लिखा जाता है टीसीपी आईपी। आईपी बेसिकली उस कंप्यूटर का एड्रेस होता है, या आपके कंप्यूटर का एड्रेस भी हो सकता है, और जिस कंप्यूटर का आप एक्सेस कर रहे हैं उस कंप्यूटर का एड्रेस हो सकता है। यानी ये बेसिकली सोर्स कंप्यूटर का एड्रेस होता है जो डेटा एक्सेस कर रहा है, और टारगेट जहाँ पे डेटा सेंड करना है। यानी सेंडर, ये सेंडर है जो डेटा सेंड कर रहा है, और ये रिसीवर है जिसका आप डेटा सेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली आईपी जो है, आईपी किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस हो सकता है जो डेटा सेंड कर रहा है उसका, और जो डेटा रिसीव कर रहा है उसका। ठीक है, तो जब आप डेटा सेंड करते हैं यू मस्ट हैव रिसीवर आईपी एड्रेस, और जो सेंड कर रहा है उसका अपना आईपी एड्रेस भी होना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई हो सके किसने भेजा है और किसने रिसीव करना है। जस्ट इट इज बिकॉज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब होता है जैसे ट्रैफिक सार्जेंट होता है ना, ट्रैफिक जो चौक पे खड़ा होता है, किसी भी चौक पे खड़ा होकर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट इज, तो उस वही काम टीसीपी करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा मूव कर रहा होता है, उस डेटा के फ्लो को मेंटेन करना है, सीक्वेंस मेंटेन करना है। दैट इज डन बाय टीसीपी। तो दे मेक यूज ऑफ ट्रांसमिट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस। तो बेसिकली इंटरनेट क्या है, ये उसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी है, यू कैन गो थ्रू। और डब्ल्यू का लिखा हुआ है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स। तो मैंने आपको बताया था। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? अ, ताकि आपको आवाज आ रही मेरी? अदर स्टूडेंट इज सेइंग। अच्छा, तकी तो आवाज आ रही है, असल आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। तकी को तो सही आ रही है। अब बताएं, अब आपको आवाज आ रही मेरी? ओके, ठीक है। तो सम टाइम मैं म्यूट कर देता हूँ ना, ताकि आप लोग खुद रीड कर लें, और अगर कोई इशू है तो यू कैन आस्क। अब देखें, एच टी टी पी प्रोटोकॉल आर राइटिंग यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एच टी एम एल क्या होता है, ये जिसके थ्रू हम कोई पेज वेबसाइट राइट करते हैं। एच टी एम एल एक काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम वेब पे डिजाइन करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस एच टी एम एल कोड को एक्सेस करता है और आपके सामने डिस्प्ले करवाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर यूज टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ वेब पेज। जहाँ पे आप डब्ल्यू
hotmail.com लिखते हैं, दैट लोकेशन इज कॉल्ड यूआरएल। ठीक है, यूआरएल इज पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस बाय वेब ब्राउजर। जितने भी वेब रिसोर्सेज होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू, क्योंकि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर। इंटरनेट की जितनी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं वो थ्रू वेब सर्वर। वेब सर्वर वो कंप्यूटर था जहां आपका रिक्वायर्ड डेटा रखा हुआ है, रिमेंबर। जी, इस स्लाइड में कोई फर्दर इशू? वेब सर्वर याद रखें, वेब सर्वर वो कंप्यूटर है जिससे आपने डेटा एक्सेस करना है। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं। यूआरएल वो प्लेस है जहां पे आप वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। एचटीएमएल वो लैंग्वेज है जो वेबसाइट डिजाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसको। और डब्ल्यू इज द एनवायरनमेंट वेयर यू कैन टाइप दी वेबसाइट एड्रेस। अगर ठीक है, सो देर इज नो इशू। फर्दर वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसको क्विकली पढ़े, मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, अच्छा, ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका बेसिक पर्पज होता है, ये आपके वेब ब्राउजर का वो पार्ट होता है जहां पे आप वेबसाइट एड्रेस को टाइप करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ वेब ब्राउजर एक्सेस वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन अंडरस्टैंड करना है। ब्राउजर का काम क्या होता है? इट इंटरप्रेट एचटीएमएल फ्रॉम वेबसाइट टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन यूजर स्क्रीन। जब आप एक कंप्यूटर से, ये आपका कंप्यूटर है फर्ज कर लें, और आप वेब सर्वर के थ्रू वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ से जो कंटेंट मूव होता है आपके कंप्यूटर तक, वो एचटीएमएल फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बेसिकली तो वो जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेक श्योर करता है कि ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर तक आ जाए, ठीक है। और आपके कंप्यूटर में जो वेब ब्राउजर होता है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब वेबसाइट का एड्रेस जो आप टाइप करेंगे वो यूआरएल में करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है तो आपने वो एड्रेस टाइप करना है। यूआरएल फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले? अच्छा, इसके एलिमेंट पेपर में आते हैं कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है प्रोटोकॉल, जो अगर आपने देखा होगा एचटीटीपी लिखा आता है। आप ना भी लिखिए, ऑटोमेटिकली लिखा आता है ये कॉलम। फिर वेबसाइट एड्रेस, पहला एलिमेंट प्रोटोकॉल हो गया, दूसरा वेबसाइट का एड्रेस हो गया, तीसरा पाथ हो गया, चौथा फाइल नेम। इट कैन आस्क यू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ योर एड्रेस, ठीक है। कॉमन प्रोटोकॉल इंक्लूड एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। अब इनमें तो क्या फ़र्क है? एक एच टी टी पी होता है, दोनों सेम है, सिर्फ एक फ़र्क है, ये एच टी टी पी एस। तो आपने याद रखना, आपने वेबसाइट वो ओपन करनी जिसके आगे एच टी टी पी एस रखा हो,
सिक्योर, एस का मतलब होता है सिक्योर। आपने वो वेबसाइट ओपन नहीं करनी जिसमें सिर्फ HTTP लिखा हो। ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप ना लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ ना hotmail.com, मैं सिर्फ hotmail.com लिखता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे ना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप वेबसाइट का सिर्फ नाम लिखते हैं, जब उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा आ जाएगा, HTTPS। आपने यूज करना है उस वेबसाइट को जिसके आगे एस लगाओ, www.hotmail.com। ये दिया हुआ वेबसाइट एड्रेस कंपोनेंट। सबसे पहले डोमेन होस्ट, टिपिकली www, ठीक है। फिर डोमेन नेम, द वेबसाइट नेम, जैसे हॉटमेल ये वेबसाइट का नाम है। डोमेन टाइप, फिर इसकी टाइप भी होती है, यानी ये .com हो सकता है, hotmail.com, hotmail.org, hotmail.net, hotmail.gov। फिर कंट्री कोड, .uk, .de, .cy, .pk, तो ये ऑप्शनल होता है, अदरवाइज ये लाजमी होते हैं। ठीक है, ये 3 लाजमी होते हैं। पाथ, यहाँ पे ये पाथ दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द वेब पेज विद इन द वेबसाइट, omitted इफ डायरेक्टिंग टू द वेबसाइट रूट डायरेक्टरी। ठीक है, नॉर्मली omitted ही होता है, क्योंकि अगर आप इसको देखें, ये प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, ये डोमेन नेम हो गया, और डोमेन होस्ट, ये डोमेन का नाम हो गया, और ये डोमेन टाइप हो गया .c, और ये कंट्री कोड आ गया, और ये फाइल नेम आ गया। ठीक है, मेनली आपने याद रखना है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है, डोमेन होस्ट, और डोमेन नेम एंड फाइल नेम। ये आपसे पूछा जाए। यहां तक कोई इश्यू है तो बताएं। ओमिटेड का मतलब होता है डिलीट हो जाना, रिमूव हो जाना। ओमिट कर दो, ओमिट कर दो, आपने सुना होगा ओमिट। गॉट इट। ओमिट का मतलब होता है रिमूव हो जाना, यानी रबर से इरेज कर देना, या मतलब आप लिखना भूल गए। इस स्लाइड में कोई इशू है, सो दैट आई कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। असरा, आपको क्लियर है? अब इसकी नेक्स्ट, अब ये आ गया HTTP और HTTPS। इसको पहले क्विकली पढ़ ले, फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। जस्ट गो थ्रू क्विकली। ओके, तो रीडिंग से कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो गया होगा, ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल विच वर्क बिहाइंड द नेटवर्किंग। ये जितनी भी नेटवर्किंग है ना,
इसके हर काम के पीछे एक प्रोटोकॉल है। यानी अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका स्टैब्लिश होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, जो भी नेटवर्किंग होगी, दैट इज डन बाय TCP/IP। ठीक है। अब आप वेबसाइट ओपन करने जाएंगे, उसके पीछे भी एक प्रोटोकॉल है, वो आपको हेल्प करेगा। HTTP, HTTPS। ठीक है। तो दीज आर प्रोटोकॉल। ये भी प्रोटोकॉल है, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका अपना एक काम है। TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये आगे चैप्टर आएगा, इसी चैप्टर के एंड में सिक्योरिटी का जो पोर्शन है वहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हर काम, हर टास्क के पीछे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है टू फॉलो दी रेगुलेशन, रूल्स। प्रोटोकॉल मीन टू फॉलो रूल्स, वो रूल्स जो दो डिवाइसेस ने डिसाइड किए, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू शेयर डेटा, फॉलो रूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो HTTP दिया हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। इसका काम क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, यानी ये फाइल को कैसे शेयर करेगा। अच्छा, शुरू में HTTP यूज करते थे, तो ये इनसिक्योर हो गया, तो फिर इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया HTTPS, एस फॉर सिक्योर। मैंने आपको बताया, आप कभी भी आपके पास कोई फाइल आए ना, तो उस, या कोई वेबसाइट का एड्रेस आए, तो आप देखेंगे उसमें HTTPS लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। आप जब भी फाइल ओपन करें या वेबसाइट ओपन करें, तो HTTPS वाली वेबसाइट ओपन करें, अदरवाइज ये इनसिक्योर होती है। इनेबल्ड बाय SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये काइंड ऑफ प्रोटोकॉल होता है जो मेक श्योर करता है कि आपका डेटा सेफ वे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो। सिक्योर सॉकेट लेयर इज द ओल्ड प्रोटोकॉल, TLS इज द एडवांस प्रोटोकॉल। दोनों का एक ही काम है कि इनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को, ओवर इंटरनेट आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि इसको अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा डेटा को। अगर आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा मूव करता है, अगर कोई हैकर उसको एक्सेस भी कर ले, तो उसकी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक। तो बेसिकली HTTPS basically advanced version of HTTP, which open website in safe manner। अच्छा, इसका सिक्योरिटी इंडिकेटर आपने देखा होगा, एक ग्रीन पैडलॉक होता है, लॉक सा होता है ग्रीन कलर का। इन द ब्राउजर स्टेटस बार सिग्नल अ सिक्योर कनेक्शन, यानी वो आपको इंडिकेशन देता है कि आप जो वेबसाइट ओपन करने जा रहे हैं, दैट इज अ सिक्योर। यहाँ पे दिया हुआ है पर्पज ऑफ HTTPS, इंश्योर सेफर ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव डेटा अक्रॉस नेटवर्क। एक्चुअली होता ये है, ये जो SSL हो या TLS हो, ये एक टनल स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन टू कंप्यूटर ओवर इंटरनेट। ये आपका मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। ये एक टनल बना देते हैं, उस टनल में से आपका डेटा जाएगा, यानी आउटर साइड से इसको कोई एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन जब डेटा जाएगा वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, मतलब अननोन फॉर्म में जाएगा। इवन एनीबडी कैन ट्राई टू एक्सेस द डेटा। अगर उसको एक्सेस हो भी जाए, तो उसकी समझ में कुछ ना आए, उसके लिए फर्दर यूजलेस हो, या उसकी एफर्ट इंक्रीज कर दी। ठीक है। तो एक टनल में से डेटा जाता है, ये टनल। ठीक है। कब होगा? जब एस लिखा होगा। व्हाट माय पॉइंट? तो ये स्लाइड क्लियर है। यहाँ पे कोई इशू? शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? लकी एंड असरा। ओके। अब ये वेब ब्राउजर है, इसको बस क्विकली गो थ्रू कर लें। वेब ब्राउजर, आप यूजर भी हैं, आपको पता भी है, इसका मेन पर्पज होता है कि ओपन दी वेबसाइट। बाकी ये सारे इसके फीचर लिखे हुए हैं, तो इसको क्विकली गो थ्रू कर लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जस्ट विद इन 2 मिनट इसको गो थ्रू कर लें, ताकि हम आगे बढ़ें।
ओके डन। ये गो थ्रू कर लिया आपने, इसमें कोई इशू है? इट्स वेरी सिंपल कि वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच हेल्प यू टू ओपन एनी वेबसाइट। ये बस इसके कॉमन फीचर हैं जो यूजली यूज कर रहे होते हैं। ये इन्होंने कुछ पार्ट दिए हमें कि डेटा स्टोर्ड एज ए कैशे। कैशे कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी एरिया को। ये फेवरेट दिया हुआ है। एड्रेस बार जहाँ पे आप वेब एड्रेस टाइप करते हैं। ये टैब होता है यानी न्यू पेज। ठीक है। देखिए क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। थोड़ा क्लियरली लिखो व्हाट यू आर आस्किंग। कौन से पॉइंट पढ़ लें? ये सारे पढ़ लिए ना आपने? हाँ, ये असल में वेब ब्राउजर है। ये कोई पुराना वेब ब्राउजर लगा हुआ है, ठीक है। उसके वो इसकी बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन? हाँ, ये आपने पढ़ लिया ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना आपको? पर्पस आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर है दैट इनेबल यूजर टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन डिवाइस स्क्रीन। हम हर वक्त वेब ब्राउजर ही तो यूज कर रहे होते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए। फंक्शन क्या है? इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। क्योंकि इसके हर वेब पेज के पीछे एचटीएमएल कोड होता है। तो एचटीएमएल को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको यूजर अंडरस्टैंड कर सके। इंटरप्रेट एचटीएमएल फ्रॉम वेबसाइट टू डिस्प्ले वीडियो, चल रही इमेजेस, टेक्स्ट एंड ऑडियो। क्योंकि बैकग्राउंड पे एचटीएमएल कोड लगा हुआ है, क्योंकि जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये ब्राउजर है, वेब ब्राउजर आपको बेसिकली उस फॉर्म में इंटरप्रेट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसके फीचर हैं। होम पेज क्या होता है, बुक मार्क, यूजर हिस्ट्री, नेविगेशन, टैब, कुकीज। कुकीज ये टॉपिक है, ये आगे आएगा इसी चैप्टर में। कुकीज क्या होता है? इसका बेसिक पर्पज होता है टू यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर प्रेफरेंस। ये काइंड ऑफ फाइल होती है। हाइपर लिंक अब क्या आपको पता है कि ये बेसिकली लिंक पेजेस के लिए होता है, यानी वो पेजेस जो लिंक्ड होते हैं किसी हेडिंग के साथ। तो जब क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज ओपन हो जाता है। पीछे पर फिर वही बात कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का दिया में आप ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, गूगल क्रोम। अब जो असल चीज़ है वो आपने अंडरस्टैंड करना है, रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेज। बेसिकली वेब पेज एक्सेस कैसे होता है, इस चीज़ को समझें। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको थ्योरी समझ में आएगी। देखें, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका वेब पेज एक्सेस कैसे होता है, ये आपने समझना है। दिस इज यू, दिस इज यू। ये आप हैं। ये कंप्यूटर हो सकता है, ये मोबाइल हो सकता है, ये लैपटॉप हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं। तो जब मैं लिखूंगा ना www.hotmail.com, तो होता ये है ये वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर में रखी हुई है, ठीक है। मुझे वो कंप्यूटर एक्सेस करना है, मुझे उस कंप्यूटर का नहीं पता। मैं तो सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, hotmail.com। अब होता है क्या है कि जब आप ये लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर का जो वेब ब्राउजर है वो आपको कनेक्ट कर देता है डीएनएस सर्वर से। अब ये एक सर्वर है। अब डीएनएस क्या होता है? डोमेन, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम स्पेस या सर्विस। डोमेन क्या होगा? ये हॉटमेल। मैं इस हॉटमेल के डोमेन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये इसके इसके पास पूरी एक लिस्ट होती है डोमेन की ना, और उस डोमेन के आगे आईपी एड्रेस लिखा होता है।
तो ये वापस ही ये सर्च करेगा अपने डेटाबेस में कि हॉटमेल की वेब आईपी क्या है। अगर इसको नहीं मिलता तो ये अपने से ऊपर वाले सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेजेगी, नंबर 2 जा रहा है, तो यहाँ सर्च करेगा। इसने सर्च करना होता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्ज करो यहाँ पे इसको मिल जाता है, तो ये इसको रिटर्न करेगा। अब ये थर्ड स्टेप, अब ये इसको वापस रिटर्न करेगा भी तुमने जो hotmail.com वेबसाइट एक्सेस करनी है उसका आईपी एड्रेस ये है, पर पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। जब इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो ये उस आईपी एड्रेस का मतलब है उस कंप्यूटर का एड्रेस जहाँ पे हॉटमेल वेबसाइट पड़ी हुई है। ये देखो फिफ्थ स्टेप पे ये इसको अप्रोच करेगा। यहाँ पे हॉटमेल जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट पड़ी होती है उसको हम कहते हैं वेबसाइट सर्वर या वेब सर्वर। अब ये इसके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देगा, ठीक है। ये आप है, आपने लिखा www.hotmail.com, ठीक है। तो बेसिकली आपको किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डोमेन, ये डीएनएस सर्वर होते हैं। डीएनएस सर्वर क्या करते हैं, इनके पास लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस होती है अगेंस्ट वेबसाइट नेम या डोमेन नेम। ये पहले अपने पास सर्च करेगा, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो ये अपने से ऊपर वाले बड़े डेटाबेस सर्वर को कहेगा यार सर्च करके बताओ कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। इससे मिल जाता है तो इसको वापस करेगा, ये फिर इसको वापस करेगा। अब उस आईपी को मैं यूज़ करता हुआ इस कंप्यूटर को एक्सेस कर लूँगा कि यहाँ पे वो वेबसाइट पड़ी हुई है, और ये अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना शुरू कर, ठीक है। असरा आप बताएं, क्लियर है? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस चीज़ को समझ लें कि वेबसाइट एक्सेस कैसे होती है। जब भी आप कोई वेबसाइट अपने मोबाइल से लिखते हैं यूजिंग वेब ब्राउज़र, तो उसका मेथड ये है कि वो वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर में स्टोर होती है, कंप्यूटर में स्टोर होती है। उस कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आपको कभी भी आईपी एड्रेस याद नहीं रहेगा। तो मैं जब भी लिखूंगा www हॉटमेल लिखूंगा या फेसबुक लिखूंगा या गूगल लिखूंगा वट वो वेबसाइट का नाम है, मुझे सिर्फ नाम याद रहता है। तो आपके कंप्यूटर का वेब ब्राउज़र उस डीएनएस सर्वर को अप्रोच करेगा। ये देखिए पहला स्टेप, ये सर्च करेगा कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। अगर इसको नहीं मिलता तो ये अपने से बड़े वाले सर्वर को एक्सेस करेगा। इसके बाद 10,000 आईपी होंगे, इसके बाद 20,000 आईपी होंगे। अगर इसको मिल जाता है तो ये वापस इसको आईपी एड्रेस देगा। ये आईपी एड्रेस उसी रिक्वेस्टेड कंप्यूटर को वापस कर देगा, भाई ये हॉटमेल का ये आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस मिल गया मतलब मुझे उस वेब सर्वर का एड्रेस मिल गया जहाँ पे हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई है। तो मैं इसको अप्रोच करूंगा, यहाँ पे वो हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई है और ये वापस मुझे डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा और वेबसाइट मेरे कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी। तो दिस इज द वे हाउ कंप्यूटर ओपन वेबसाइट। अब यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस। मैंने देख तो आगे, हाँ, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। रिट्रीवल का मतलब होता है गेट करना, ठीक है। ये कह रहा है रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेज। सबसे पहले HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन ब्राउजर। आपके ब्राउजर पे, आपके ब्राउजर के बैकग्राउंड पे जो लैंग्वेज काम करी वो HTML होती है, ठीक है। आपका वेब ब्राउजर उसको ट्रांसलेट कर देता है उस फॉर्म में जिसको आप समझ सकें। ऑल वेबसाइट आर रिटन इन HTML एंड होस्टेड ऑन वेब सर्वर विद यूनिक आईपी एड्रेस। अब होस्टेड का मतलब होता है दुनिया की हर वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर पे होगी, जिस कंप्यूटर के पे रखी होगी उसको वेब सर्वर कहते हैं। और उस वेब सर्वर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब ज़ाहिर है मुझे ये कभी भी नहीं पता लगेगा कि हॉटमेल वालों का आईपी एड्रेस क्या है, फेसबुक वालों का आईपी एड्रेस क्या है, मुझे तो नहीं याद। मैं तो उसका वेबसाइट का नाम याद रख सकता, इसीलिए मैं जब भी टाइप करूंगा मैं हॉटमेल टाइप करूंगा, ठीक है। मुझे इसका आईपी एड्रेस कभी भी नहीं पता होगा, हालांकि फिक्स होती है, लेकिन मुझे बीइंग अ यूजर मुझे नहीं पता इसका आईपी एड्रेस क्या है। मुझे सिर्फ हॉटमेल का पता है, मुझे गूगल का पता है, मुझे फेसबुक का पता है, या किसी वेबसाइट का नाम है, मुझे किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का नाम का पता है, ठीक है। बट यू नेवर नो इट्स आईपी। तो वो आपको आईपी भी देगा डीएनएस सर्वर, जैसे आपने पीछे डायग्राम दी, ये लिखा हुआ है डोमेन नेम सर्वर। पर्पस क्या है, मैचेस डोमेन नेम फ्रॉम यूआरएल विद देयर करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। डोमेन नेम क्या होगा, हॉटमेल, याद रखें हॉटमेल, ये डोमेन नेम है जिसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ,
इसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस मुझे डीएनएस सर्वर देगा। फंक्शन अलाउ यूजर टू एक्सेस वेबसाइट विदाउट मेमोराइजिंग आईपी एड्रेस, क्योंकि दुनिया का कोई शख्स आईपी एड्रेस मेमोराइज नहीं कर सकता, वो सिर्फ डोमेन नेम को मेमोराइज कर सकता है। प्रोसेस कन्वर्ट अ यूआरएल, ये पूरा यूआरएल जो आपने लिखा है, इनटू अ मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस आ गया। ठीक है ना, आपके डोमेन नेम को, आपने जो भी डोमेन नेम लिखा, जैसे इन्होंने हॉर्डर एजुकेशन डॉट सी ओ लिखा, इसका आईपी एड्रेस ये है, तो ये डीएनएस सर्वर आपको रिटर्न करेगा। मल्टीपल सर्वर होते हैं, डीएनएस यूजेस मल्टीपल सर्वर टू मैनेज एंड लुक अप आईपी एड्रेस, क्योंकि आपने जो वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, हो सकता है डोमेन नेम सर्वर 1 के पास ना हो, वो 2 को देखेगा, 2 3 को देखेगा, 3 4 को देखेगा, अगर कहीं भी नहीं मिलेगा तो आपका तो वो मैसेज आ जाएगा, दिस वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस वेबसाइट का एड्रेस आपको नहीं, कहीं से भी नहीं मिला। उन्होंने 5 6 डोमेन सर्वर देख लिए, कोई भी किसी भी डोमेन डीएनएस के पास आईपी एड्रेस नहीं है। डेटाबेस का मतलब होता है कि जहां पे डेटा होल्ड किया जाए, कंटेन अ डेटाबेस ऑफ यूआरएल एंड आईपी एड्रेस। ठीक है, डीएनएस डेटाबेस, उसी लिस्ट, डेटाबेस का मतलब लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस जो डीएनएस सर्वर के पास स्टोर है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग वेब पेजेस फॉर यूजर एक्सेस। तो इसका बेसिक पर्पज होता है कि इसके थ्रू आप आईपी एड्रेस एक्सेस करते हैं, यानी आपका वेब ब्राउजर एक्सेस करता है और फिर आपको वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है। याद रखें, जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट स्टोर होती है उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, हमें इसका एड्रेस चाहिए होता है और ये एड्रेस हमेशा आपको डीएनएस सर्वर देगा, जहां से भी इसको मिल जाए ये आपको रिटर्न करेगा। अब ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है जो पीछे मैंने आपको बताया है, ये रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेप्स फॉर रिट्रीविंग अ वेब पेज यूजिंग डीएनएस। सबसे पहले यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, यूजर ओपन ब्राउजर, टाइप इन यूआरएल एग्जांपल www.hordereducation.co, यानी वेबसाइट का एड्रेस लिखेगा। ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू डीएनएस सर्वर 1 फॉर द वेबसाइट आईपी एड्रेस, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। डीएनएस लुकअप का मतलब होता है लिस्ट, लुकअप कहते हैं लिस्ट को जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई। डीएनएस सर्वर 1 कैन नॉट फाइंड द आईपी एड्रेस इन इट्स डेटाबेस और कैशे। डीएनएस सर्वर 1 ने चेक किया है, आपने जो वेबसाइट एड्रेस उसके बाद नहीं है, इट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, या डीएनएस सर्वर 2 के पास भेजेगा। अगर सर्वर 2 के पास नहीं होगा तो सर्वर 3 के पास जाएगा, सर्वर 3 के पास नहीं है तो सर्वर 4, जहां तक भी वो रीचेबल होगा वो चेक करते रहेंगे। आईपी एड्रेस फाउंड, फर्स्ट करें डीएनएस सर्वर 2 लोकेट द आईपी एड्रेस, ये डीएनएस सर्वर 2 से मिल गया, ये रिटर्न करेगा डीएनएस सर्वर 1 को। इट सेंड दिस आईपी एड्रेस बैक टू डीएनएस सर्वर 1 विच सेव इट इन इट्स डेटाबेस और कैशे, कैशे स्टोरेज को कहते हैं। आईपी एड्रेस रिटर्न टू यूजर, अब फोर्थ स्टेप में आपने देखा होगा कि वो आईपी एड्रेस यूजर के पास चला जाता है। डीएनएस सर्वर 1 रिटर्न द आईपी एड्रेस टू द यूजर कंप्यूटर। अब वो जो आपका वेब ब्राउजर जो होता है वो अब उस आईपी एड्रेस की बेस पे उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा जहां पे वो वेबसाइट स्टोर है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। यूजर्स कंप्यूटर कनेक्ट टू द वेबसाइट सर्वर यूजिंग द आईपी एड्रेस, क्योंकि मुझे एड्रेस मिल गया। रिक्वायर्ड पेजेस एचटीएमएल फाइल जो होती हैं आर डाउनलोडेड फ्रॉम द सर्वर, अब सर्वर से फाइलें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी एचटीएमएल फॉर्म में, और आपका वेब ब्राउजर उसको ट्रांसलेट कर देगा उस फॉर्म में, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस जिस फॉर्म में आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो ओपन कर देगा। ब्राउजर इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द यूजर स्क्रीन, ये पूरा स्टेप्स है। ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी आ गया, पिक्टोरियल फॉर्म में ये है, दिस इज पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है, और दिस इज डिस्क्रिप्शन फॉर्म। आप क्विकली इसको गो थ्रू कर लें, अगर कोई इशू है तो हम डिस्कस कर लें, ताकि हम कुकीज को डिस्कस कर। ओके, अब आगे कुकीज। आपने पहले कुकीज के बारे में सुना हुआ है? कुकीज जो होती हैं वो टेक्स्ट फाइल होती हैं, जो आपकी, आप वेब ब्राउजर पे जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये कुकीज उसको स्टोर कर लेता है। ये जितनी भी कंपनीज है ना जो आपको ऐड भेजती हैं, उनको पता लग जाता है कि आप किस तरह की वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है। तो आपकी लाइकिंग
प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको ऐड आना शुरू हो जाए। ये टेक्स्ट फाइल होती है, बस याद रखें, इट इज अ टेक्स्ट फाइल। कुकीज क्या है? स्मॉल फाइल और पीसेस ऑफ कोड स्टोर्ड ऑन अ यूजर कंप्यूटर। ये हर ब्राउजर में होता है, ये ब्राउजर का पार्ट होता है। पीछे हमने देखा ना, ब्राउजर का पार्ट होता है। सेंड बाय वेब सर्वर टू अ यूजर ब्राउजर एंड स्टोर्ड लोकली। जब किसी की वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो आपसे कहते हैं इनेबल योर कुकीज। आप जैसे ही कुकीज इनेबल करेंगे, उसकी तरफ से एक फाइल आके स्टोर हो जाएगी, जो स्टोर करेगी आपकी मूवमेंट को, यानी नेविगेशन को। कंटेन की डेटा पेयर टू स्टोर यूजर फॉर एग्जाम्पल सर नेम, जॉन, म्यूजिक, रॉक, यानी आप म्यूजिक वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसको स्टोर कर लेगी। फिर म्यूजिक के हिसाब से आपके पास ऐड आना शुरू हो जाएंगे। फंक्शन क्या है? ट्रैक यूजर प्रेफरेंसेस। आपकी जो भी प्रेफरेंसेस है, जिस तरह की भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं, उसको ये स्टोर कर लेता है। लैंग्वेज क्या है, करेंसी कौन सी है, ब्राउजिंग एक्टिविटी, देखें ये सारा दिया हुआ है। इनेबल पर्सनलाइजेशन ऑफ वेब कंटेंट फॉर ईच यूजर, यानी हर यूजर जिस वेबसाइट पे जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, यूट्यूब पे आप जैसी कोई वीडियो खोलते हैं ना, आपने रिलीजियस वीडियो खोली, आपके पास सारी रिलीजियस वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। फिर उस हिसाब से ऐड भी आना शुरू हो जाएंगे। यही काम वेबसाइट पे होता है। तो आपकी सारी जो एक्टिविटीज हो रही, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही थी, जहाँ स्टोर हो रही थी उसको हम कहते हैं कुकीज। एग्जाम्पल, रिमेम्बरिंग बुक चॉइस, बुक चॉइसेस टू रिकमेंड रिलेटेड ऐड। आप किसी बुक की वेबसाइट पे चले गए, तो अब आपके पास ऐड आना शुरू हो जाएंगे बुक्स के, बुक्स से रिलेटेड। आप टॉयज की वेबसाइट पे चले गए, तो टॉयज के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें दो तरह की कुकीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कुकी। एक सेशन कुकी होती है, नो एक्सपायरी डेट, टेम्परेरी होती है, एंड डिलीट व्हेन द ब्राउजर क्लोज। जैसे आप ब्राउजर क्लोज करेंगे, ये क्लोज हो जाती है, ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, ठीक है। इसको हम सेशन कुकीज कहते हैं, यानी सेशन के अकॉर्डिंग डेटा स्टोर करती है। फिर एक होती है परसिस्टेंट या परमानेंट कुकीज, हैज एन एक्सपायरी डेट। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक ये आपके कंप्यूटर में रहेगी। रिमेन ऑन द कंप्यूटर अंटिल इट एक्सपायर और इज मैनुअली डिलीट। जब तक आप मैनुअली डिलीट नहीं कर देते, या इसकी कोई एक्सपायरी डेट होगी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, उस वक्त तक ये आपके कंप्यूटर में रहेगी। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लें। यू कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड। असरा आपको समझ में आ गया? ओके। अब ये सेशन कुकीज की डिटेल दी हुई है। क्या पर्पज है? यूज ड्यूरिंग एक्टिविटी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग टू कीप ट्रैक ऑफ आइटम इन ए वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी डिटेल ये कुकीज अपने पास होल्ड कर लें। स्टोरेज, स्टोर्ड इन ए टेम्परेरी मेमोरी ऑन द यूजर कंप्यूटर, यानी रैम में स्टोर होगी। प्राइवेसी, डज नॉट कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करेगी। ये सिर्फ आपकी प्रेफरेंसेस को कलेक्ट करेगी कि आप कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो वेब कंपनी, जो एडवर्टाइज कंपनीज होती हैं, आपको ऐड भेज सकती हैं। डज नॉट आइडेंटिफाई द यूजर पर्सनली, यानी ये आपको आइडेंटिफाई नहीं करेगी ये ताकि कौन सी वेबसाइट देख रहा है, ठीक है। लाइफ स्पैन, डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज और द सेशन एंड्स। जैसे ही आप ब्राउजर क्लोज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी होल्ड होती है, ठीक है। क्विकली गो थ्रू कर लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज। एक सेशन कुकी होती है और एक परसिस्टेंट कुकी होती है, यानी परमानेंट। ये कब, ये उस वक्त जनरेट होती है जब आप किसी वेब ब्राउजर पे जाते हैं, यानी किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उस वक्त क्रिएट हो जाती है। लिखा है ना, यूज ड्यूरिंग एक्टिविटीज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है, और ये उन कंपनीज के पास डेटा चला जाता है जो, जिन्होंने आपको ऐड भेजने, टू कीप ट्रैक ऑफ आइटम इन ए वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। यानी ये देखते हैं कि यूजर का ट्रेंड क्या है, यूजर किस तरह की शॉपिंग करता है, तो उस हिसाब से ऐड आना शुरू हो जाते हैं। स्टोर्ड इन टेम्परेरी मेमोरी ऑन द यूजर कंप्यूटर, यानी रैम में स्टोर होती है।
ठीक है, प्राइवेसी डज नॉट कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डज नॉट आइडेंटिफाई द यूजर पर्सनली, ये नहीं आइडेंटिफाई करती कि कौन यूजर किस नाम से इस वेबसाइट को यूज कर रहा है। लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज और द सेशन एंड। सेशन मतलब ड्यूरेशन एंड हो जाता है। अब ये है परसिस्टेंट कुकी यानी परमानेंट कुकी। इसका पर्पस क्या है? रिमेंबर यूजर लॉग इन डिटेल टू सिंप्लीफाई ऑथेंटिकेशन। अक्सर आपने देखा होगा, आप अपने ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो वो आपसे कहता है ये पासवर्ड आपका स्टोर है यही, इसी यूजर नेम से आपने लॉग इन होना है, तो यूजर नेम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आप लॉग इन हो जाता है। स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस और पर्सनल इफ कंसेंटेड, यानी समटाइम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी होल्ड कर लेता है ये। स्टोरेज क्या है? स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव अंटिल दे एक्सपायर और आर मैन्युअली डिलीट, यानी आपकी हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है, जब तक आपको डिलीट नहीं करेंगे या इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं हो तब तक ये स्टोर रहेगी। रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर द ब्राउजर इज क्लोज और सेशन है। आप ब्राउजर क्लोज कर दे तब भी एक्टिव रहेगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती जब तक एक्सपायरी ना हो जाए। बेनिफिट क्या है? रिमूव द नीड टू री इंटर लॉग इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रिक्वेंट विजिट। आप कुछ वेबसाइट हैं जिनको फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, उन पर बार बार लॉग इन होना पड़ रहा है, तो उससे आपको बचा लेती है। फेसबुक है, ट्विटर है, या इस तरह के बहुत सारे। एफिशिएंट फॉर कैरिंग डेटा बिटवीन सेशंस एंड रिलेटेड वेबसाइट। तो ये आपको बार बार यूजर, यानी आपका यूजर नेम आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिक्योरिटी, लेजिटिमेट साइट इनक्रिप्ट स्टोर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड होंगी। इसको एड वाली कंपनीज भी डीक्रिप्ट नहीं कर सकती। मैनी कंट्रीज इन्फोर्स लॉ टू डीएक्टिवेट दीज कुकीज आफ्टर 6 मंथ इफ अनयूज्ड। तो इसके लॉ भी बने हुए हैं ताकि एडवर्टाइज कंपनीज का मिस यूज ना करें। एफिशिएंसी क्या है? रिड्यूस स्टोरेज नीड ऑन द वेब सर्वर बाय होल्डिंग यूजर डेटा लोकली। तो आपको बार बार वही आ रही कि आप इसके पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो बार बार आपको टाइप करनी पड़ती है, री लॉग इन करना पड़ता है। अलाउ फॉर सीमलेस डेटा रिट्रीवल विदाउट रिक्वायरिंग कांस्टेंट री लॉग इन, यानी आपको अपने यूजर ने बार बार इंटर करना पड़ रहा है, पासवर्ड बार बार टाइप करना। आपको पता है मेरे लैपटॉप है, हु कैन एक्सेस, तो आपने इसको इनेबल किया होता है। ठीक है, आपको मैनी टाइम टाइप करना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसको जरा गो थ्रू करें। ठीक है, फिर मुझसे पूछें आपको क्या समझना है। ये पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, अब ये पिक्टोरियल फॉर्म में।
ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टाइम 9 बजने वाले हैं, तो हम फर्दर कल कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते आपका ये चैप्टर 5 खत्म हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।